अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रियासत और आवाम के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनेद आजम। तहरीके इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पार्टी की मौजूदा क़यादत को पार्टी के अंदर से सख्त तनकीद और दबाव का सामना भी है। यही वजह है कि पार्टी रहनुमाओं के इस्तीफे सामने आ रहे हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के इस्तीफे के बाद पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली जुनेद अकबर ने भी मायूस होकर पार्टी की कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। पीटीआई की मौजूदा क़यादत को सिर्फ पार्टी के अंदर से ही नहीं तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि 9 मई के बाद पार्टी से किनारा कुशी करने वाले रहनुमा भी एक मरतबा फिर से एक्टिव हो गए हैं और मौजूदा क़यादत पर तनकीद कर रहे हैं। आज भी तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी ने पीटीआई की सीनियर नायब सदर हामिद खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हामिद खान पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब तक इनसे जान नहीं छुड़वाएंगे सही ऑपोजिशन नहीं कर सकते। जबकि हामिद खान ने फवाद चौधरी से मुतल्लिक कहना है कि फवाद चौधरी किसी के इशारे पर पार्टी के खिलाफ तनकीद कर रहे हैं। दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने पार्टी में धड़ेबंदी और जो फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है उससे मुतल्लिक खबरों का नोटिस लेते हुए जितने भी मुलविस अरकान हैं उनके नाम मांग लिए और पार्टी डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत भी की है। हिदायत दी गई है कि पार्टी डिसिप्लिन की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तहरीक इंसाफ में चल क्या रहा है ये जानेंगे। इसके साथ साथ कल कौमी असम्बली में अमरीकी करारदाद के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर की गई थी, जिसकी पीटीआई ने खुलकर मुखालफत की थी। जब से पीटीआई की हुकूमत गई है तहरीक इंसाफ का यह मौक़िफ़ रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत के खिलाफ है। मगर नाज़रीन, कल पीटीआई ने अंदरूनी मुदाखलत के खिलाफ करारदाद की मुखालफत कर दी। हालांकि इस करारदाद में कश्मीर और फलस्तीन से मुतल्लिक भी नुकात शामिल थे, मगर पीटीआई ने उन नुकात की भी हिमायत नहीं की। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक मरतबा फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी है और कहा है कि हम तो आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात को लेकर कितनी संजीदा है इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजाफी नोट सामने आया है। इस समेत उन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज के प्रोग्राम में मेरे हसन मुर्तज़ा रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं। इसके अलावा ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हैं। इनके साथ साथ अहमद अवैस वकील तहरीक इंसाफ हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा मैं जो इस वक्त हुकूमत में पार्टी मौजूद है ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा की पार्टी यानी कि मुस्लिम लीग नून। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का कि आपने पब्लिक के लिए वक्त निकाला है। सारी बातें ठीक हैं। अमरीकी करारदाद के मुकाबले में हम कहेंगे कि करारदाद भी मंजूर कर ली गई है, उसमें नुकात शामिल किए गए हैं फलस्तीन के लिए और कश्मीर के लिए। मगर जिन नुकात का अमरीकी करारदाद में जिक्र था, धांधली का, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का या फिर जमहूरियत को लेकर, तो क्या समझती हैं ये वैलिड पॉइंट थे? इस पर हुकूमत क्या करेगी? कोई हुकूमत स्टांस लेगी, इन बातों पर ध्यान देगी या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा कि अमरीकी करारदाद की मुखालफत पीटीआई ने कौमी असम्बली के अंदर की। पहली बात तो ये है, अमेरिका क्या दुनिया का मामा बना फिरता है? मैं सीधी सी बात करूँगी क्योंकि हम बड़े ईमानदार से लोग हैं। अमेरिका के अंदरूनी मामलात ने हमने आज तक दखल नहीं दिया। किसी नुमाइंदे ने, किसी मुंतखब नुमाइंदे ने, किसी सियासी जमात के सरबराह ने या किसी भी सियासी जमात के रुकन ओहदेदार या मेंबर ने, हाँ, ये हमारा सरासर अंदरूनी मामला है। अमेरिका को ये हक किसने दिया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में डायरेक्ट मुदाखलत करे, कांग्रेस में करारदाद मंजूर कराए पाकिस्तान के इलेक्शंस के खिलाफ और बहुत से ऐसे इक़दाम करे जो उसको जेब नहीं देते। वो तो कहते हैं मैं बहुत बड़ा सुपर पावर हूँ। क्या सुपर पावर के अंदाज यही होते हैं? उनके तरीक़ेकार यही होते हैं? जिस तरह से भी वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते आए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया कितनी लान तान उन पर कर रही है। फ़लस्तीन में आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी खुल के हमायत अमेरिका इसराइल के साथ कर रहे हैं। और अमेरिका में मैं हर रोज़ देखती हूँ, कभी न्यूयॉर्क में, कभी टेक्सास में, कभी एल, कई मुख्तलिफ जगहों पे हमेशा फ़लस्तीन के अवाम की हमायत में रैलियाँ निकलती हैं और इसराइल के इक़दाम और जुल्म के खिलाफ, बर्द के खिलाफ वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं। अमेरिका को अपने नेशनल के इन जुलूसों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हुकूमत ढीठ होनी चाहिए। और यही काम उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी सोचा और किया। यही पीटीआई थी जिनके वज़ीर आज़म साहब कौमी असम्बली में और मीडिया के सामने
सल्फर लहरा के कहते थे कि ये अमेरिका बैरूनी ताकत मेरी हुकूमत को ख़त्म करना चाहती है। और आज यही पीटीआई है, जब हमने अमेरिका की करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली के अंदर करारदाद मंजूर की, तो ये सबसे ज़्यादा शोर गुल और शोर मचाने वाले और गुल गपाला करने वाले यही पीटीआई के मेंबरान थे, जो खड़े होकर अपने बेंचों से डेस्क बजा बजा के और कागज एजेंडे के फाड़ फाड़ के बजट की कॉपियां फाड़ फाड़ आपके सारे पॉइंट जो हैं वो वैलिड हैं, लेकिन नारेबाजी कर रहे थे। ठीक है, बेहतर, आपके सारे पॉइंट्स जो हैं वो वैलिड हैं कि बैरूनी मुदाखलत तो किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि कौमी मफाद को देखा जाए या फिर जमहूरियत को अगर देखा जाए तो अवाम भी ये चाहती है कि 8 फरवरी के जो इलेक्शन हुए हैं एक दफा उनकी तहकीकात हो ही जानी चाहिए? देखिए, जो इलेक्शंस हुए हैं, जब पिछली दफा 2018 में आरटीएस बैठा था, किसी ने कहा जी डब्बे गायब हो गए, धुंध हो गई, मौसम खराब हो गया, वो हमारे अफसरान पहुंच नहीं सके रिजल्ट लेके, हमारे लोग आ नहीं सके इलेक्शन कमीशन के। हमने तो कुछ नहीं कहा था कि आरटीएस को क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, आपने कुछ आपको कहना चाहिए था ना, क्योंकि आप तो आवाम के नुमाइंदगान है। अगर आपको पता था कि आरटीएस बिठाया जा रहा है, डब्बे गायब किए जा रहे हैं, धांधली की जा रही है, तो इसका मतलब है कि फिर जो चोरों का साथ देगा या फिर बोलेगा नहीं, वो भी उन्हीं के साथ है। आपको तो बोलना चाहिए था, क्योंकि आप तो आवाम के नुमाइंदा हैं। नहीं, देखें, हमने बोला और हमने ये कहा कि डस्का में एक खातून हमारी इलेक्शन लड़ रही थी। वो एक ज़िमनी इलेक्शन था जो ज़ाहिर शाह साहब की वफात के बाद उनकी बेटी नौशीन इफ्तिखार डस्का से लड़ रही थी सियालकोट से। जो कुछ उनके इलेक्शन के साथ हुआ सारी दुनिया ने मीडिया के जरिए देखा। उसके बावजूद दोबारा फिर वो वहीं से इलेक्शन लड़ी और फिर उन्होंने उन्हें कामयाबी अता की। इस इलेक्शन में फिर वो कामयाब होकर असेंबली के अंदर पहुंची है। बात यह है कि मुस्लिम लीग अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे, लोगों के काम करने की बुनियाद पे और मुल्क की सालमियत को एक उंगली कोई हर्फ उठाए तो मुस्लिम लीग नून की पूरी हुकूमत उसके खिलाफ सफारा हो जाती है, चाहे सूबे में हो या मरकज में हो। इन पीटीआई की तरह हम दोगली पॉलिसी नहीं करते। वैसे हम सल्फर लहराते तो कोई अमेरिका हमारे खिलाफ है और असेंबली में डेस्क बजा बजा के करारदाद की मुखालफत करें। तो बड़ी आवाजें ये भी सुनने को मिली थी, नून लीग के अंदर से आवाजें आ रही थी कि धक्के से ये हुकूमत हमें दी गई है, हम तो विलिंग ही नहीं थे क्योंकि हमारे पास तो सीटें ही पूरी नहीं थी। जैसा कि तहरीक इंसाफ कहती है, ये हुकूमत ही फॉर्म 47 वालों की है। बात सुने, ये 45 या 47 है क्या? मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। अवाम वोट देते हैं अपने उम्मीदवार को, ठीक है, और जिसको भी वोट मिलता है, चाहे वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखता है, जब उसका रिजल्ट आता है, वो कामयाब होता है या वो हार जाता है, तो हमेशा हारने वाला क्यों शोर मचाता है? हमारे साथ धांधली हो गई, हमारे साथ ज्यादती हो गई। बात ये, पिछली दफा ये जीतने के बाद भी किस किस्म की सियासी जमात थी, मैं इसे सियासी जमात नहीं समझती। इन्होंने अपनी चलती हुई गवर्नमेंट को, कौमी असम्बली को तोड़ा, पंजाब की सूबाई असम्बली को तोड़ा। इन्होंने जो जहाँ जहाँ पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसको तोड़ा। रोज ललकार के ये असम्बली के अंदर खड़े होके कहते थे, मुझे आज भी याद है कि इनके पास तो बंदे ही पूरे नहीं, इनके पास तो वोट ही नहीं है, अगर हैं तो हमारे खिलाफ लाएं, तहरीक अदम एतमाद लाएं। इनका प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर कहता था, इनका एक मेंबर था मुराद सईद साहब, वो ललकार के कहते थे कि कहाँ हैं इनके बंदे, इनका तो कोई लोग ही नहीं है, ये तो सिर्फ तड़ियां देते हैं। ठीक है, ताहिरा साहिबा हमारे साथ अहमद अवैस साहब भी मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अहमद अवैस साहब, आप बताइएगा सर, पीटीआई ने तो अमेरिकी गुलामी का जो नारा था वो नामंजूर किया था, नारा लगाया कि अमेरिकी गुलामी जो है वो मंजूर नहीं की जाएगी, एब्सोल्युटली नॉट कहा गया था। लेकिन कल जब करारदाद पेश की गई है, इस करारदाद की मुखालफत सामने आई तहरीक इंसाफ की जानिब से, अब इन्हें यानी कि तहरीक इंसाफ को अमेरिकी मुदाखलत नजर नहीं आ रही? देखिए, मुझे क्वेश्चन ये मुदाखलत का नहीं है। यहाँ पे मसला तो ये है कि ये जो आगे से रेजोल्यूशन पुट करने वाले और उसको पास करने वाले, ये लोग वो हैं जो जिनको अवामी मैंडेट ही नहीं है। देखो, सबसे बड़ा मसला तो एक इस एस्पेक्ट को क्यों भूल जाते हैं आप? हम बिल्कुल दुरुस्त है कि हम बिल्कुल अमेरिकन की या किसी बैरूनी मुल्क की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन ओवर द टाइम वर्ल्ड हैज बिकम लाइक अ ग्लोबल विलेज।
अब वो ग्लोबल विलेज की जब सूरत है तो एक कोने में जो वाकया हो रहा है दूसरा कोने में उसके असरात को एक्सप्रेशन बातचीत सारी नजर आती है। और वो अपना अब यहाँ पे जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन के टाइम के ऊपर यूरोपियन यूनियन की भी, कॉमनवेल्थ कंट्री से भी, अमेरिका से भी सारी टीमें आई हुई थी यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए। उन्होंने अपने हर एक ने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे धांधली जिसने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इन लोगों ने की है वो किसे छुपी हुई है। अहमद अवैध साहब, इसका सिंपली फार्मूला क्या है? चलें, धांधली हो गई, तहरीक इंसाफ कहती है धांधली हो गई है, अब इसे कहां पर प्रूव करेंगे? कोर्ट्स में जाकर? तो तहरीक इंसाफ क्यों नहीं प्रूव कर रही? देखिए, ये सवाल ये कोर्ट्स का, जो नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है ना, वहां तो इस्टेब्लिशमेंट ने उनको उसके निजाम को तबाह कर दिया हुआ है। और उसकी मिसाल आपको मैं बता देता हूँ। ये जब केस चल रहा था, जब जेल ट्रायल हुए 3 आपके सामने जी, और तीनों जेल ट्रायल के अंदर वो जज साहब जो थे वो रात के 12 बजे 1 बजे तक बैठ के तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते थे। ठीक है। और कहते थे कि जनाब मेरी मजबूरी है, मुझे तो मजबूरन बिठाया हुआ है कि मैंने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके और कल तक फैसला सुना देना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये सबऑर्डिनेट जुडिशरी जो है ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिसिप्लिन के अंदर थी। आपकी ये बात भी मान ली अहमद अवैध साहब, जितना तेज तरीन ट्रायल हुआ है, हमने देखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े केसेस का इतना तेज ट्रायल नहीं हुआ, इवन जेरा का हक भी नहीं दिया गया। लेकिन सर, बड़ी अदालतों में आपको प्रूव करने में इतना वक्त क्यों लगा? और अभी भी आपका एक केस पेंडिंग है जिसका गुज़श्ता रोज आपकी जो दरखास्तें थी वो मुस्तरद कर दी गई, क्यों टाइम लग रहा है फिर? कौन सी दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई? जो ये इद्दत निकाह का केस था, इसमें जो आपकी 2 दरखास्तें थीं वो जज अफजल मजोका साहब ने मुस्तरद की हैं। सुनिए, ये दरखास्तें किसने मुस्तरद की हैं? ये एडिशनल सेशन जज ने की। जी जी। अब यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सबऑर्डिनेट जुडिशरी ये डायरेक्ट इनके ऊपर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट आके दबाव डाल, वरना ये तो आप, मैं आपको ये बता दूं, आज ये मंजूर की, ये उन्होंने मुस्तरद कर दी हैं। अब जिस वक्त ये केस हाई कोर्ट में आएगा, ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो किस रिमार्क के साथ ये होगा वो अलग बात है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, ये दुश्मनी के अंदर और विंडिटा के अंदर इस हद तक आगे निकल गए कि इन्होंने कुरान और सुन्ना और शरिया लॉ की भी तस्लील कर दी है। कोई दुनिया का यानी शरिया लॉ जो है इट इज ओपन टू एवरीबॉडी। जो इज्जत के कानून जो है वो जिस मकसद के लिए और जिस उसके पीछे जो स्पिरिट है वो सिर्फ उस पीरियड के अंदर है कि वो जब वो तलाक के बाद वो पीरियड अभी 4 महीने 10 दिन का पूरा नहीं होता, तो अगर निकाह हो जाए तो वो निकाह जो है वो उसको वो वर्ड निकाह नहीं है। ठीक है। शरिया लॉ के अंडर वो सिर्फ उसको उन्होंने कहा वो उसको रोक देंगे कि जब वो पीरियड पूरा हो जाएगा तो उसके बाद इप्सो फैक्टो खुद ब खुद वो निकाह जो है वो रेगुलराइज हो जाएगा। अब ये एक सूरत हाल है, ये तो उस वक्त है कि जब इद्दत का पीरियड पूरा नहीं हुआ। ठीक है। यहाँ पे सारे 6 साल गुजर गए इद्दत के पीरियड पूरे हुए को, कौन सा कानून लागू और कौन सी शरीयत यहाँ पे लगेगी? ये तो तस्वीर सारी दुनिया में जो है आपने इस्लामी कानून का और शरिया के कानून का मजाक उड़ाया है, ये बात करके कुछ नहीं बनेगा। तो फिर अहमद अवैध साहब, फिर तो ये आपके पास एक बड़ा सुनहरी मौका है कि इन तमाम जो केसेस हैं या बातें हैं या एलिगेशंस हैं बड़ी अदालतों में साबित करें और इन्हें गलत साबित करके पाकिस्तान में एक और नई तारीख जो है रकम कर दें। अब देखिए ना, अब सवाल ये है कि ये उन्होंने ये सिर्फ डिले करने का एक प्रोसेस बनाया। ठीक है। कि सिविल जज ने ये फैसला सुनाया, उसकी अपील होगी एडिशनल सेशन जज के पास। ठीक है। वो सेशन जज सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, वो भी वहां दबाव के शिकार हैं। जैसे उसने वो जो थी वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्त खारिज कर दी, अब उसके खिलाफ ये ऊपर जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में फैसला इसके ऊपर जब डिटेल जजमेंट आएगी उसके लिए वो उनका मकसद ये कि 2-4 महीने ये और अंदर रहे। ठीक है। अहमद अवैध साहब, पार्टी भी बड़ा तोड़ फोड़ का शिकार है इस वक्त और जो बातें हैं पार्टी के अंदर से बाहर आ रही हैं, इस पर भी मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। कल एक करारदाद और भी कौमी असम्बली में पेश की गई और मंजूर भी हुई। ना सिर्फ पेश की गई बल्कि मंजूर भी करवा लिया गया और ये करारदाद थी जजेस के मुतालिक, जजेस ट्रिब्यूनल्स
जो कि रिटायर्ड जज तैनात हो सकेंगे। पहले ये ऑर्डिनेंस आया था कि अब बिल पास हो गया और इससे तो जो ट्रिब्यूनल्स धांधली की शिकायतें सुन रहे हैं वहां तो ये तासुर जाएगा कि अब हुकूमत यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जजेस जो हैं वो तैनात कर सकें। यही सवाल हम करेंगे। ताहिरा औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहिरा साहिबा, बताइएगा कि एक तो करारदाद हुई अमेरिका के खिलाफ, दूसरी पेश की गई है जजेस के हवाले से। पहले कहा गया कुछ और, लेकिन अब करारदाद मंजूर कर ली गई है। तो क्या नून लीग चाहती है कि अपनी मर्जी के जज लगाए जाएं? आप बात को मीडिया वाले कहीं से कहीं ले जाते हैं। नून लीग क्या चाहती है? जो एक सही बात जमहूरी अमल में थी हमने समझी बेहतर तरीके से, दीगर तमाम अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ हमने मशावरत की और जो सब के साथ मशावरत में तय पाया हमने वो काम कर दिया। अकेले तो हम कुछ नहीं करते। जब एक इत्तेहादी गवर्नमेंट बनाई जाती है तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ शामिल होती हैं आपने उनको भी साथ लेके चलना होता है। हर एक से मशावरत की जाती है और फिर उसके बाद जो चीज़ कंसेंसस के साथ हो जाए तो उस पर फिर अमल दरामद किया जाता है। तो ताहिरा साहिबा, ये कैसे कौन डिसाइड करता है कि ठीक है आपने मशवरा कर लिया अपने इत्तेहादियों के साथ तो ये जो काम किया जा रहा है ये बिल्कुल एक्यूरेट है और आवाम के मफाद में है? बात सुने, ये जो गवर्नमेंट आई है जब से अभी आप देख लें कितना अरसा हुआ है और ब्लूमबर्ग जैसा एक खबर रसा एजेंसी इंटरनेशनल है, उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया महंगाई में कमी लाने वाला। अच्छा। और उन्होंने उसकी मिसाल क्या दी है कि 36% से महंगाई 12% पे आ गई है। जब ये कोई अच्छी बातें पाकिस्तान के बारे में करता है तो आप उनके बारे में भी पूछा करें। तो बुरी बातें भी आज IMF ने डू मोर कह दिया है, बिजली तो पहले बहुत महंगी है, गरीब आदमी पिस रहा है, उन्होंने कहा कि जनाब और बढ़ाएं। तो ये बुरी बातें कौन करेगा? देखिए मेरी बात सुने जी, हमारी 16 महीने की गवर्नमेंट थी पिछली दफा, जिन्होंने 4 साल और 3 महीने गवर्नमेंट की, वो पाकिस्तान को किस नहज पे लेके आए। उनकी वजह से पाकिस्तान ने कितना नुकसान उठाया। मुझे आज भी याद है नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी 2013 में और CPEC बनने जा रहा था, चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे थे। उस वक्त PTI ने क्या किया, डी चौक पे धरने दिए, जुलूस निकाले, कब्रें खोदी, पुलिस के सर फाड़े, इंतशार किया। फिर उसके बाद एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया, चाइना के प्रेसिडेंट का दौरा मौखर कर दिया गया। CPEC का जो अमल टाइम पे शुरू होना था वो पीछे चला गया और आपको पता है जो भी मंसूबा वक्त से ज़रा पीछे कुछ चंद दिन भी चला जाए तो उसकी लागत में कितना फ़र्क पड़ता है। ठीक है। पाकिस्तान में जो सियासी जमातें आज हुकूमत में हैं, ये सारी महंगाई, ये सारा IMF का प्रेशर जो है सिर्फ उनकी वजह से नहीं है। जो 4.5 साल पहले हाउस में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते थे मैं मर जाऊंगा IMF के पास नहीं जाऊंगा, और सबसे बड़ा यू टर्न उन्होंने लिखा जब IMF के पास गए। और आज भी जो ये कहते हैं जिन ने हमारे साथ ये किया हम उनके साथ ये कर देंगे, और शाम को तरले मिनते कर ले होते हैं कि जी हमारे साथ कर ले, इसलिए हम सरेआम खुलेआम उन्हें कहते हैं। सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम बातचीत करने को PTI के साथ तैयार हैं, उन्होंने कहा हमने किसी से कोई बात नहीं करनी, इसलिए कि वो सियासी जमात है ही नहीं, वो सियासत जानते नहीं। फिर भी उन्हें कहा जब इसी सही है। ताहिरा औरंगजेब साहिबा का पॉइंट तो आ गया, उन्होंने जिक्र कर दिया कि तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया, यू टर्न ले लिया गया, बिल्कुल ठीक है। शहबाज शरीफ साहब का भी आजकल वायरल है जिसमें ये बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि IMF को बुलाकर मुल्क ही उनके हवाले कर दें, कुछ इस तरह के अल्फाज से शहबाज शरीफ साहब के। तो फिर उन्होंने खुद भी अपने मुंह से ये है वो जिक्र किया और ऑपोजिशन इसका खूब फायदा भी उठाया कि ये जो बजट बनाया गया है ये IMF के साथ मिलकर ही बनाया गया है। उमर अयूब साहब जो कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं कौमी असम्बली में, उन्होंने इस बात पर काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया था। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अवैस साहब। अहमद अवैस साहब, आप क्या कहेंगे जब दूसरा ये बिल पास हुआ है कल कौमी असम्बली में जजिस को लेकर, तो सर आप क्या समझते हैं कि जज अब नून लीग या पीपल्स पार्टी या जो भी इत्तेहादी हुकूमत है अपनी मर्जी से ये लगाने वाले? बिल्कुल भी नहीं जी, ये देखिए ना, इससे इनकी इंटेंशन क्लियर हो गई है। इनको ये मालूम हो गया कि जजेस जो लगे हुए हैं, जो सर्विंग जजेस हैं हाई कोर्ट के, उनके पास जब ये केसेस आए हैं तो उन्होंने तो सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया है और ये तो सारे के सारे उड़ने लगे हैं। ठीक है। तो वहाँ पे
फॉर्म जो है वो फॉर्म 45 तो है ही कहीं नहीं, रिकॉर्ड ही प्रॉपर नहीं है उसका, वो तो फैब्रिकेटेड फॉर्म थे सारे। फॉर्म 47 बैठ के दफ्तर में बनाए हुए थे, उनका कोई 45 फॉर्म के साथ उनका कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई वो बिल्कुल अलग से बने हुए हैं बिल्कुल। और उस बुनियाद के ऊपर उनको डिक्लेयर कर दिया कि ये इलेक्टेड है, और उस फॉल्स रिजल्ट की बुनियाद से आगे उनको एक झूठा वोट दिलवा दिया। ये तो उनको नजर आ गया ना। अब सवाल ये है कि ये इस तरीके से ये आदी हैं कि वो जो अंपायर भी अपना हो और सारे बैठ के वो खेल खेलें और फिर उसको कहें कि जी हम जीत गए हैं, तो ऐसा नहीं होगा। इसको हाईकोर्ट ने भी रिजेंट किया है कि जो आपके जो जजेज हैं ये कंसल्टेशन जरूर करेंगे, बट लेकिन हाईकोर्ट जिसकी कंट्रोल के अंदर ये जुडिशरी है, वो एक हाईकोर्ट जो है, तो वो चीफ जस्टिस ये दे रहे हैं जजेस जो है, ना कि उनकी पसंद के होंगे कि हमें जी फला दे दिया जाए, और उसके अंदर भी रिटायर्ड जजेस को लगाया जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए। तो इससे ये चीज मुतवश्शे है कि ये किसी सूरत जो है अब ये नर्व इनकी खत्म हो रही है, और ये अब नर्व बेहतर अहमद साहब, ये जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं ये भी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अंदरूनी इख्तलाफात दिन ब दिन सामने आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ इस्तीफे भी सामने आ रहे हैं। आज एक और इस्तीफा जो है वो सामने आया है। तो सर क्या वजह है? उमर अयूब साहब का इस्तीफा, फिर जुनेद अकबर का इस्तीफा, कोर कमेटी से इस्तीफा दे देना, इमरान खान का नाम मांग लेना, कौमी असम्बली में फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाना, तो क्या है? देखिए, सवाल ये है कि आप जिस तरीके से यहाँ एक क्राइसिस एक पार्टी जो है वो क्राइसिस का शिकार है, इसमें शक कोई नहीं है। उसको फोर्स टू पुश टू वॉल, उसको उसके साथ जो सलूक किया जा रहा है। अब लीडरशिप जो है जब वो अब और उनका कोई राब्ता भी ठीक है। अहमद अवैध साहब, मैं आपको सर रोक रहा हूं, माजरत। तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है इनका। बहुत शुक्रिया तालपुर साहब आपके कीमती वक्त का। सर, इत्तेहादी गवर्नमेंट है, कल बजट जो है वो पास करवा लिया गया है, लेकिन कुछ तहफुजात जो पीपल्स पार्टी के हैं वो गाहे बगाहे सामने आते रहते हैं। तो सर, जो डील हुई है नून लीग के साथ, नून लीग उस पर एक ही दफा अमल दरामद क्यों नहीं कर रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इसको डील नहीं कहूँगा। ठीक है। मजबूरी तहत इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क को इस फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से निकालने के लिए हम एक तरह से अगर समझें तो हम बिला शर्त शुरूत उनकी मदद कर रहे हैं। उनकी हुकूमत बनाने में मेन किरदार सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का है। जारी बात है, अब अगर इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना है तो दो पार्टियों को मिल बैठ के काम करना है। हम बिना किसी वजारत के, बिना कैबिनेट के आए हुए, हम चाहते हैं कि इक्वली फैसले किए जाए। जब इस मुल्क की बका की बात आती है, जब IMF कंडीशंस की बात आती है, जब इस मुल्क का बजट बनता है, तो ये सब चीजें मुशावरत के साथ होनी चाहिए, एक साथ बैठ के कॉम्प्रोमाइज करने के बाद। यूं नहीं कि हमें पता चल रहा है कि IMF के साथ फलाने शर्त शरूत पे हर चीज फाइनलाइज हो गई है, उसमें कुछ ऐसे फैसले भी हैं जो आवाम को नुकसान देंगे, आवाम को डायरेक्ट हिट करेंगे, तो हम उस चीज पर तो जरूर आवाज उठाएंगे। अगर हमें पता चलेगा बजट वन साइडेड बनाया गया है तो ऑफ कोर्स हम इनके मेन सपोर्टर्स हैं। तो मैं समझ रहा हूँ, पर एक अच्छी बात जो मैंने देखी है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक अंडरस्टैंडिंग आदमी हैं, और वो जब कोई उनसे गलती हो जाती है तो उसकी इस्लाह करते हैं, उसको दुरुस्त करते हैं, और इसी वजह से चीजें फिर बेहतर हो जाती हैं। तो ये छोटी बहुत हैकअप्स जो हैं, बॉटलनेक्स आते रहेंगे, पर इस मुल्क के मफाद की खातिर हम इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं और अगले 4.5 साल तक इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे। तैमूर साहब, आपने कहा मजबूरी में कि पाकिस्तान तरक्की करे, आवाम का भला चाहते हुए आपने ये इस गवर्नमेंट नून लीग के साथ बैठकर गवर्नमेंट बनाई है। तो सर, वजारतें क्यों नहीं ले रहे? मजबूरी में तो फिर आप कर रहे हैं, वजारतें ले बैठें ताकि नून लीग वालों को भी पता हो कि भाई पीपल्स पार्टी हमारे साथ मिलकर बैठी हुई है। पीपल्स पार्टी तो उनको पता है कि उनके साथ मिलके बैठी हुई है। पीपल्स पार्टी तो उनकी खातिर अपने स्टेक पे, अपनी रेपुटेशन को भी स्टेक पे रखा हुआ है। पर क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वन साइडेड फैसले नहीं होते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुक्मनामे नहीं चलते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जब भी कोई फैसले करने होते हैं तो वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठती है, जिसमें जितने भी सीनियर लोग हैं वो बैठ के अपनी राय देते हैं। उस राय के बाद
सदर जरदारी और चेयरमैन बिलावल फैसला करते हैं। तो जो हमारी सीसी की मीटिंग हुई थी उसमें मेजॉरिटी ने यही कहा था, बल्कि तकरीबन 80% हमारे सीनियर लीडर्स ने यही कहा था कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए पर इनकी सपोर्ट करनी चाहिए, और उसी हिसाब से हम उस फैसले पर अमल करा रहे हैं। ठीक है तालपुर साहब, नून लीग से वैसे पीपल्स पार्टी के मामलात क्या तय पाए हैं? चले मैं डील नहीं कहता, मामलात कह लेता हूं। क्या डील ये मामलात तय पाए हैं? जैसे कि हसन मुर्तजा साहब की एक बयान भी सामने आया था और लगता है वो जो धमकी दी गई थी नून लीग पर उसका असर हो गया है। तो नून लीग ने क्या पीपल्स पार्टी के सामने घुटने टेके? नहीं जी, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा। घुटने टेके, जो हमारी जायज डिमांड्स थी वो उन्होंने कंसिडर की हैं। जब हम उनके कोalition पार्टनर्स हैं, पंजाब हुकूमत में भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां पर हमारे जो इलाके हैं, साउथ पंजाब है, दूसरे इलाके हैं जहां पर हमारे लोग सीटें जीत के आए हैं, वहां पे उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हिस्सा नहीं दिया जा रहा। उनको ऐसे अफसर्स लगा के दिए जा रहे हैं जो कि उनको साथ कोऑपरेट नहीं करें, उनको अवाम की खिदमत करने में तकलीफ पेश हो रही है। उनको स्कीम्स चाहिए, वो जिस तरह से पीएमएल नून के मेंबर्स वहां पर स्कीमें चाहते हैं, उसी तरह से पीपल्स पार्टी के भी एमपीज वहां पर स्कीम्स चाहते हैं। जब फैसले बजट के होते हैं तो उन पर भी हम अपनी कंसल्टेशन, अपनी एडवाइस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बेहतर फैसले होते। ये सारी चीजें थी जो मैं समझता हूँ कुछ बेहतरी की तरफ फिर से आ गई हैं। ठीक है सर, आप पॉलिटिकल स्पेस की बात कर रहे हैं पंजाब में, तो लगता है कि सीएम साहिबा आपको पॉलिटिकल स्पेस देंगी? मैं समझता हूँ कि अब जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में के बाद बेहतरी आएगी, और मैं समझता हूँ जरूर सीएम साहिबा जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे दूर करेंगी और उनको अपने अपनों की तरह जो है चलाएंगी, और उनकी उसी तरह से मदद करेंगी और सपोर्ट करेंगी जिस तरह से वो अपने नून लीग के एमपीएस की करती हैं। ठीक है सर, एक तहरीक इंसाफ के हवाले से सवाल, क्योंकि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से वो कहते हैं कि बाहर रखा गया उनका इंतहाबी निशान लेकर, लेकिन मखसूस नशिस्तों के केस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह का जो इजाफी नोट सामने आया है उस पर कोई राय देंगे? क्या बल्ले से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह हुई है? कोर्ट के फैसले पर तो मैं कभी बात नहीं करना चाहूंगा। वैसे भी आपने जो हालात देखे हैं आज पीटीआई के, वो कहां पर हैं और किस तरफ जा रहे हैं। पहले दिन से मैं बताता रहा हूं और कहता रहा हूं कि ये पार्टी नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ टेररिस्ट इकट्ठे हुए हैं। अब कुछ ये समझ रहे हैं जो हकीकत और असलियत है इमरान नियाजी की, वो क्या चाहता है, वो उस मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाना चाहता है। जो इनके एमएनएज, इनके कुछ लोग, इनके कुछ सीनियर्स जो मैटर करते हैं, जो अच्छी सोच रखते हैं, जो पाकिस्तान से इमरान खान की तरह पाकिस्तान दुश्मनी नहीं करते, उन सबको पीछे कर दिया गया है। जो लोग लड़ाने को तैयार हैं, हर किसी को गालियां देने को तैयार हैं, वो उसकी फेवरेट लिस्ट में लेते हैं। और आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता बहुत लोग इस्तीफा दे रहे हैं, और आखिर में इमरान खान अकेला रह जाएगा, और जो इसको समझता जाएगा, इसकी ज़हनियत, इसकी सोच को, इसको इससे अपने आप को अलग करता जाएगा। ठीक है तालपुर साहब, आपकी इसी बात को सेकंड दूंगा अहमद अवैस साहब से, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रखिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं ताहिरा औरंगजेब साहिबा और हसन हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अवैस साहब, तहरीक इंसाफ के वकील। अहमद साहब, जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ तैमूर तालपुर साहब थे, उन्होंने कुछ बातें की हैं बानी पीटीआई के हवाले से, तो सर क्या कहेंगे कि वाकई ऐसी बातें हैं कि कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आपको पॉलिटिकल पार्टी कंसीडर नहीं कर रही? इसकी वजूहात क्या हैं? क्या तहरीक इंसाफ को अब बैठकर टेबल पर टॉक करने की जरूरत नहीं है जैसे हालात तहरीक इंसाफ के नजर आ रहे हैं? बात यह है कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त कोalition गवर्नमेंट बना के बैठे हैं, इनको मालूम है कि इनकी अपनी असल हैसियत क्या है, और इनको मालूम है कि जनरल इलेक्शन के अंदर लोगों ने किस तरह से वालाहाना तरीके से आके वोट डाला है। इसके बावजूद सर किस हैसियत की बात कर रहे हैं? मैं आपको बात बताने लगा हूं। ठीक है, तो ये जो हकीकत सामने है, अब उसको उस वजह से अब ये बातें ये निकालते हैं कि जी हम बात करने को तैयार नहीं है जी, ये 9 मई के हवाले से ये तो सारे जो है इन्होंने एंटी स्टेट की एक्टिविटी में रहे हैं, ये फला है, ये फला है। अब बात यह है कि ये सिचुएशन को प्रेसिपिटेट जो है खुद ब खुद कर रहे हैं, और उससे इकोनॉमी तबाह हो रही, पहले भी तबाह हो गई थी। अभी वो तालपुर साहब भी और इससे पहले भी बात कर रहे थे कि जनाब ये इमरान खान के आने से जो है ये सारी इकोनॉमी तबाह हो गई। ठीक है, आप देखिए
एक बड़ा सिंपल लिटमस टेस्ट है। 2021 में उसकी हुकूमत जो थी पूरी फॉर्म में हुकूमत थी, क्योंकि 2022 में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया और हुकूमत निकल गई। तो 2021 के अंदर पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज जो है वो सबसे ज्यादा थे, $28 बिलियन। ये रिकॉर्ड है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। ठीक है। पाकिस्तान की फॉरेन जो एक्सपोर्ट्स थी वो $37 बिलियन के ऊपर थी 2021 के अंदर, और इसका जो ग्रोथ रेट है वो 6% के ऊपर था उस वक्त। अब पीडीएम की हुकूमत आती है, अब देखिए हुकूमत के 16 महीने की हुकूमत में वो रिजर्व सारे के सारे खत्म हो गए, एक बिलियन से भी कम चले गए, महंगाई 48% तक चली गई। मतलब आप कह रहे हैं कि ये महंगाई जो है ये नून लीग का दिया हुआ तोहफा है। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, आप क्या कहेंगी? आखिरी पॉइंट चाहिए मुझे आपका। आप कहते हैं कि 4 साल और कुछ माह की हुकूमत ने पाकिस्तान का जो भट्टा है वो बिठाया, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब आपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। मैं ये आपका आखिरी पॉइंट जानना चाहता हूं। आपने पहले भी कहा कि 4 साल और कुछ महीनों की हुकूमत ने पाकिस्तान का ये हाल किया है। तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि ये सारा कुछ जो मामला है ये तो नून लीग का दिया है। नून लीग की गवर्नमेंट को आए हुए अभी 2 माह हुए हैं, तकरीबन 2.5 कर लें। आटे की 16 माह भी हम शामिल कर लेते हैं। वाज़ेह फर्क है। नहीं, 16 माह शामिल करें। इन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पे छोड़ा, बल्कि ये ऐलान करके छोड़ा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है। उसके बाद क्या कसर रह जाती है? क्या इस स्टेटमेंट के बाद, गवर्नमेंट की स्टेटमेंट के बाद बाहर से इन्वेस्टर आएगा, सरमायाकारी आएगी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, क्या वो समझेंगे कि हमारा पैसा हम पाकिस्तान में भेजें तो सेफ होगा? इस हमारे 2.5 माह की गवर्नमेंट में बैरून मुल्क से $30 अरब से ज़्यादा की रकम कानूनी तरीके से, हुंडी के ज़रिए से नहीं, कानूनी तरीके से पाकिस्तान के अंदर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भिजवाई है। ये हुकूमत पर एतमाद का इजहार करता है। और उसके बाद आप ये देखें कि इकोनॉमिक्स अदारे हमारे बता रहे हैं, ताहिरा साहिबा और अहमद अवैस साहब, ये जो इल्जाम की सियासत है ना, इसने गरीब आदमी का निचोड़ कर रख दिया है। गरीब आदमी देख रहे कि भाई सस्ती रोटी कौन देगा और सस्ती बिजली कौन देगा। 100 यूनिट इस्तेमाल करता है तो इतना बिल, और 200 प्लस यूनिट इस्तेमाल होते जाएं तो उसका जो घर है वो चलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अल्लाह पाक पाकिस्तान पर रहम फरमाए। हमारे साथ मौजूद थे तैमूर तालपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, ताहिरा औरंगजेब साहिबा रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, अहमद अवैस साहब वकील तहरीक इंसाफ हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।